वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम साइनोफाइटा का दूसरा मेंबर स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने ऑस्ट्रेटोरिया के बारे में आपको बताया था। अभी हम नॉस्टॉक के बारे में बात करेंगे। नॉस्टॉक की सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है? साइनोफाइटा साइनोफाइसी हॉर्मोगोनी नॉस्टोकेल्स नॉस्टोकेसी नॉस्टॉक। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ऑस्ट्रेटोरिया में कि साइनोफाइटा में एक ही क्लास है साइनोफाइसी, तो इन दोनों का एक कंबाइंड ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। हॉर्मोगोनी में हमने आपको बताया था कि जो रिप्रोडक्शन है बाय मींस ऑफ हॉर्मोगोन्स होते हैं और दूसरे जो थैलस है वो फिलामेंटस होता है। नॉस्टोकेल्स में भी प्रेजेंस ऑफ हेट्रोसिस्ट जो कि ऑस्ट्रेटोरिया यानी ऑस्ट्रेटोरियल्स में नहीं था, तो इसमें हेट्रोसिस्ट है प्लस स्पोरुलेशन होता है, इसलिए एकाइनीड्स भी बनती हैं। नॉस्टोकेसी जो फैमिली है उसका भी यही करैक्टर है, लेकिन ये कॉलोनियल है। कॉलोनियल है यानी बहुत सारे फिलामेंट्स आपस में एक मिल करके एक लंप बनाते हैं जिसे हम कॉलोनी कह सकते हैं। और नॉस्टॉक है जो फिलामेंट है वो मोनिलीफॉर्म है यानी मोतियों के माला जैसा है। तो इसके अकरेंस की बात करें तो हैबिट एंड हैबिटेट में नॉस्टॉक जो है बेसिकली एक टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक एंड एक्वेटिक दोनों फॉर्म होता है। फ्लोटिंग भी होता है और अटैच्ड भी होता है एट द बॉटम। जो इसका जो थैलस है चूँकि वो अलग अलग यानी सिंपल फ्री फिलामेंट के रूप में नॉस्टॉक नहीं मिलता है। सारे फिलामेंट आपस में मिल करके जैसे म्यूसिलेज में इम्बेडेड होते हैं, और ये जो म्यूसिलेज है ये उन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस की हुई है, इम्बेडेड होते हैं, जिसमें कि इंट्रिकेटली इंटरट्वाइंड यानी बहुत बुरी तरीके से आपस में गुथे हुए फिलामेंट्स होते हैं जो अपने ही द्वारा प्रोड्यूस किए हुए म्यूसिलेज में धंसे हुए होते हैं। तो ये कोई भी आकार बना सकते हैं। अगर ये लंप बना रहे हैं इस तरीके से तो हो सकता है वो पानी पर ऊपर फ्लोट कर रहा हो सकता है कि नीचे जो बॉटम है उस पर वो इस तरीके से माइक्रोस्कोपिक से लेके बड़े बड़े म्यूसिलेजिनस लंप बना सकते हैं जो कि कॉलोनीज हैं ये। इसी प्रकार अगर कोई डैम सॉइल है
डैम्प प्लेस है तो उसके ऊपर भी ये इस प्रकार से एक बहुत ही बड़े बड़े लम्प्स बनाते हैं, जो कि हम कॉलोनी कहते हैं इन्हें। इन्हीं के अंदर बहुत सारे फिलामेंट्स आपस में गुथे हुए होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कोई बड़ी कॉलोनी है उसका शेप इर्रेगुलर हो जाता है, उसका शेप इर्रेगुलर हो जाता है, और जब वो और बड़ी होती हैं तो वो ब्रेक कर जाती हैं, फैल जाती हैं। इनका कलर क्या होगा? इनका कलर ऑलिव ग्रीन से डार्क ब्लू ग्रीन, कभी कभी येलोइश जेली के समान भी ये दिखाई देते हैं, तो कलर इनका येलोइश हो जाता है। तो इस प्रकार से ये डैम्प प्लेसेस में मिलते हैं, और ये फंजाई के साथ मिलकर के लाइकेन भी बनाते हैं, यानी ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन में भी मिलते हैं, जिसमें कि एंथोसिरोस, एंथोसिरोस एक ब्राफाइट है जिसके नीचे की साइड, वेंट्रल साइड पर म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ होती हैं, उसमें भी नॉस्टॉक पाया जाता है। तो उसके साथ ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, जैसे नॉस्टॉक पंक्तिफॉर्मी एक स्पीशीज़ है, नॉस्टॉक पंक्तिफॉर्मी। ये स्पीशीज़ एक मार्शी प्लांट है, एक मार्शी प्लांट है जिसका नाम है गुन्नेरा मैनिकाटा। तो गुन्नेरा मैनिकाटा के अंडरग्राउंड स्टेम्स में ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। इसके अलावा जहाँ भी पानी होता है, जैसे हमारे इंडिया में पानी ज़्यादातर कहाँ मिलता है? पैडी फील्ड्स में। तो पैडी फील्ड्स में भी ये नाइट्रोजन फिक्सर का काम करते हैं। तो अकरेंस इनकी वाइड है, और जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ है नॉस्टॉक कम्यून, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कौन सी स्पीशीज टेरेस्ट्रियल है, तो नॉस्टॉक कम्यून। स्ट्रक्चर ऑफ कॉलोनी अगर हम देखें, जो कि इरेगुलर होती है, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है कॉलोनी का, तो ये एक म्यूसिलेज का लंप है। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे फिलामेंट्स इंटरट्वाइंड अवस्था में इसमें आपको मिलेंगे। अपना वजूद मतलब अलग से कोई फिलामेंट नहीं मिलता है, वो आप उसे निकाल नहीं सकते कि फिलामेंट आप निकाल लें। तो ज़्यादातर कॉलोनीज़ में वैसे तो सॉलिड होती है, लेकिन कभी कभी हॉलो भी होती है। कॉलोनीज में बी सॉलिड बट सम टाइम हॉलो। और जो फिलामेंट्स हैं दे
फाउंड एट पेरीफेरी। तो ये तो बट नेचुरल है कि पेरीफेरी पर ही मिलेगा, क्योंकि वहीं पर सनलाइट सबसे ज़्यादा मिलेगी, तो बीच में मिलने का ज़्यादा सवाल नहीं है। लेकिन ये पूरा का पूरा म्यूसिलेज से भरा होता है, जो ये खुद ही इनके सेल्स जिसे प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम इसके फिलामेंट की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंट। तो स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंट में फिलामेंट जो है इस जो ट्राइकोम्स हैं वो क्या है, मच कंटॉर्टेड मोनिलीफॉर्म एंड इंटरट्वाइंड। इंटरट्वाइंड ये तीन शब्द, कंटोर्टेड माने बहुत ही मुड़े तोड़े, सीधे नहीं, जैसे हमने ऑस्लेटोरिया में देखा था। मोनिलीफॉर्म यानी गोल गोल या करीब ओवल या करीब करीब सर्कुलर, और इंटरट्वाइंड माने आपस में उलझे हुए। तो अगर हम इनकी बात करें तो सेल्स जो हैं वो ओवल टू ऑलमोस्ट सर्कुलर इन स्ट्रक्चर होते हैं, एंड दे आर अटैच्ड विद अदर सेल वेरी लूजली। देखिए अटैचमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लूज अटैचमेंट है। तो इसमें सेल्स कैसे हैं, कंटॉर्टेड, मोनिलीफॉर्म एंड इंटरट्वाइंड। यहाँ हमने एक आपके लिए फिलामेंट बनाया है जिसमें सेल्स सर्कुलर हैं एंड दे आर वेरी लूजली अरेंज्ड विद ईच अदर। बहुत ज़्यादा टाइटली जैसे ऑस्लेटोरिया के थे कि पूरे फ्लैट सरफेस पे अटैच थे, ऐसा नहीं है, ओनली लूजली। दूसरी खास बात यह है कि दे हैव ए स्पेसिफिक शीथ। तो शीथ है विच वॉज लैकिंग इन ऑस्लेटोरिया। तो ये शीथ है जो म्यूसिलेज की बनी रहती है, यही म्यूसिलेज आपस में मिलजुल करके एक बड़ा म्यूसिलेज का लंप बनाते हैं जिसके अंदर ये सारे के सारे फिलामेंट रहते हैं। फिर इसी फिलामेंट को, चूँकि ये सीधा नहीं हो सकता है इसलिए मुड़ा तुड़ा है, तो इसमें कहीं कहीं पर हमें कुछ एम्प्टी लुकिंग सेल्स दिखाई देते हैं जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट के नाम से जानते हैं। उन्हीं हेट्रोसिस्ट के साथ कुछ थिक वॉल्ड सेल, बड़े बड़े सेल भी दिखाई देते हैं। जब हम इसे करेंगे तो ये स्पोर हैं जिनका नाम है एकाइनीड्स। ठीक है, तो ये एक जनरल उसका स्ट्रक्चर है फिलामेंट का जो हमें नॉनस्टॉप में दिखाई देता है। इसके बाद जब हम रिप्रोडक्शन की बात करें, सेल की बात करें, तो सेल में हमने चूँकि पहले ही आपको साइनोफाइटा में पाए जाने वाला प्रोकैरियोटिक सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताया हुआ है, तो भी हमें बताएं कि सेल जो है एक प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है जिसमें बाहर की तरफ एक सेल वॉल होती है जिसमें L1 से L4 तक लेयर होती है अंदर से बाहर की तरफ। उसके नीचे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, लेकिन अगर हम इसे फोटो मतलब माइक्रोस्कोप से देखें, नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, तो बाहर की तरफ हमें बहुत सारे थाइलेकॉइड्स, लैमेली सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसकी वजह से ये बाहर वाला स्ट्रक्चर क्रोमोप्लाज्म कहलाता है, जिसमें कि ब्लू ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और बीच वाला जो खाली वाला है
वो सेंट्रोप्लाज्म कहलाता है। ये एक फोटो माइक्रोस्कोप से ली जो डायग्राम है वो हमें दिखाई देता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो बीच में क्या होगा, उसके जेनेटिक मटेरियल होगा और चारों तरफ उसके जो है फोटोसिंथेटिक लेबली होंगे जो फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। इसके अलावा इसमें अगर हम पिगमेंट देखें तो क्या मिलेगा हमको, क्लोरोफिल ए मिलेगा लेकिन बी नहीं मिलेगा, बीटा कैरोटीन मिल जाएगा, ज़ैंथोफिल्स मिल जाएंगे और 3 तरीके के फाइकोबिलेंस मिलेंगे, जिसमें फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन और एल्लोफाइकोसाइनिन होगा। एल्लोफाइकोसाइनिन मिला, इनके पीछे सी लगा देते हैं जिससे कि ये पता चले कि ये साइनोफाइटा वाले फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन है। इसी प्रकार रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स होंगे जो कि एक प्रोटीनेशियस पार्ट है, साथ ही मिक्सोफाइसियन स्टार्च। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस सेल के अंदर पाई जाती। अब हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट है पूरे के पूरे साइनोफाइटा या साइनोबैक्टीरिया के ग्रुप में, और रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ ओनली बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला है फ्रैगमेंटेशन। कॉलोनी, तो जो भी बड़ी बड़ी कॉलोनी होती है, यानी एक छोटी कॉलोनी है, फिर वो और बड़ी हुई, फिर वो और बड़ी हुई, और फिर और बड़ी होकर के वो 2 या 3 हिस्सों में टूट जाती है। तो ये भी एक तरीका है कि बड़ी कॉलोनी अपने वेट से, प्रेशर से, दूसरे किसी फिजिकल फैक्टर की वजह से एक से ज़्यादा हिस्सों में टूट जाए और वो कॉलोनी फिर से बड़ी हो जाए। दूसरा जो तरीका है वो हार्मोगोनियम का तरीका है, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोगोनियम। मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि हार्मोगोनियम्स आर द शॉर्ट सीक्वेंसेस और सेगमेंट ऑफ फिलामेंट। तो क्या होता है कि ज़्यादातर जो फिलामेंट टूटता है वो हेटेरोसिस्ट की जगह से टूटता है, क्योंकि हेटेरोसिस्ट इज़ द वीकेस्ट लिंक इन द फिलामेंट। तो यहाँ से जहाँ भी हेटेरोसिस्ट पाई जाती है वहाँ से फिलामेंट टूट जाता है। और कभी कभी फिलामेंट जब टूटता है तो वो छोटा वाला फिलामेंट हो सकता है कॉलोनी से भी बाहर निकल जाए, क्योंकि जब हमने आपको जो कॉलोनी है, जो इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनी है, जब ये छोटे हिस्सों में टूटती है तो इसमें से कुछ फिलामेंट्स हो सकता है बाहर आ जाए और बाहर वो अपनी अलग से एक कॉलोनी बना लें। तो वो भी है। दूसरा क्या है कि ये कभी कभी उस म्यूसिलेज से बाहर नहीं आ पाते हैं और उसी म्यूसिलेज में ग्रो करके नंबर ऑफ फिलामेंट्स बढ़ाते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए ये मान लीजिए हार्मोगोन है जो किसी म्यूसिलेज के अंदर ही है, तो ये टुकड़ा मान लीजिए अलग हो गया, तो ये क्या करता है कि ये इसका जो टर्मिनल हिस्सा है
वो एक हेट्रोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक हेट्रोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और पीछे के सेल बजाय लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डिवाइड करने के वो साइड में डिवाइड कर जाते हैं। तो साइड में डिवाइड करने से अब ये एक ग्रुप ऑफ सेल बन रहा है जो कि अपने एक शीथ में ढका हुआ है। एक ग्रुप ऑफ सेल बन रहा है जो अपने ही शीथ में ढका हुआ है। धीरे धीरे इस ग्रुप में सेल्स की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, यानी बहुत सारे सेल हो जाएंगे जिनमें कुछ सेल्स हेट्रोसिस्ट भी बन जाते हैं, यानी बहुत सारे सेल इस तरह हो गए और कुछ सेल हेट्रोसिस्ट में भी कन्वर्ट हो गए। तो इस प्रकार से एक लंप बनता है जो फिर बाद में एक बड़ी कॉलोनी बना लेता है। तो इस प्रकार का जो डिवीज़न होता है वो उस प्रकार के हार्मोगोन्स में होता है जो कॉलोनी से बाहर आ चुके होते हैं, कॉलोनी के बाहर आ गए होते हैं और वो इस तरीके से एक ग्रुप बनाते हैं। इस प्रकार के स्टेज को कभी कभी हम सीरिएट स्टेज भी बोलते हैं। सीरिएट माने लाइन से लगना। तो चूंकि यहाँ सेल लाइन से नहीं लगे हैं इसलिए हम इन्हें एसीरिएट स्टेज बोलते हैं। तो ये तो वो है जो कि कॉलोनी से बाहर आ गए, तो वो अपने साथ बढ़ बढ़ के एक कॉलोनी बना लेंगे। और कुछ जो बाहर नहीं आते हैं, कॉलोनी के ही अंदर रहते हैं, वो सीधे अपना लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में डिवाइड करके और फिलामेंट्स की लंबाई को बढ़ा करके नंबर ऑफ सेल्स को कॉलोनी में बढ़ा देते हैं। तो ये एक तरीका है। तीसरा तरीका है बाय मीन्स ऑफ एकाइनिड्स। तो बाय मीन्स ऑफ एकाइनिड्स में क्या होता है कि कुछ सेल्स नॉर्मली वो हेट्रोसिस्ट के ही आसपास होते हैं और अकेले नहीं मिलते, थोड़ा सा सीरीज में मिलते हैं। यहाँ हमने दो बनाया है। तो कुछ सेल्स अपने अंदर खाना इकट्ठा करने लगते हैं और खाना इकट्ठा करने के साथ साथ वो जो है एक थिक वॉल अपने चारों तरफ बना लेते हैं। उनमें खाना बहुत इकट्ठा हो जाता है। दे स्टोर्ड रिजर्व फूड मटेरियल एक्यूमुलेटेड a large amount of stored food material और एकाइनिड्स में या रेस्टिंग स्पोर जिसे कहते हैं उसमें ये चेंज हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि जितने सेल हैं सारे एकाइनिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही दो संख्या में पाए जाते हों। जब अनफेवरेबल सीजन होता है तो इनकी संख्या एकदम से बढ़ जाती है, यानी बहुत सारे सेल जो अपना खाना बनाए रहते हैं वो सब इकट्ठा करके अपने चारों तरफ एक थिक वॉल बना लेते हैं। जब बढ़िया सीजन आता है तो बगैर वॉल के रप्चर हुए ये डिवीज़न करते हैं और कुछ सेल्स अंदर बना लेते हैं। उसके बाद वॉल रप्चर कर जाती है, ऐसे रप्चर कर जाएगी और ये एक फिलामेंट बना लेंगे।
कुछ केसेस में जो हेटेरोसिस्ट है वो खुद ही जो है एक्टिव हो जाती है। तो अगर मान लीजिए एक हेटेरोसिस्ट है वो खुद ही एक्टिव हो गई और उसने खुद ने डिवीजन कर लिया। तो खुद ने डिवीजन कर लिया तो कभी कभी, हमेशा नहीं होता है लेकिन कभी कभी हेटेरोसिस्ट खुद ही फिर से एक्टिव होकर के और डिवाइड करके और नए सेल्स बना लेती है और वो सेल्स फिर से एक नया फिलामेंट बना लेते हैं। कभी कभी और एक्सट्रीम रेयर केसेस में क्या होता है कि हेटेरोसिस्ट के अंदर कुछ स्पोर्स बन जाते हैं जिन्हें हम स्पोर्स बोलते हैं। तो हेटेरोसिस्ट ये बहुत सारे स्पोर्स बना लेते हैं। ए माइटोटिक डिवीजन होता है और ये सारे के सारे एंडोस्पोर्स कहलाएंगे और ये जब लिबरेट होते हैं तो ये फिर से डिवाइड करके एक नया फिलामेंट बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जो नॉस्टॉक है उसको भी हम एक कॉलोनी मान सकते हैं। हालांकि ये वॉल्वॉक्स जैसी कॉलोनी नहीं है लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे कि कॉलोनियन फॉर्म बताइए आपने कौन कौन से पढ़े हैं तो आप उसमें नॉस्टॉक का नाम ले सकते हैं कि हाँ ये एक कॉलोनी है जो बहुत सारे मेंबर्स के एक साथ मिलकर एक साथ एक जगह रहने पर बनती है। तो ये एक छोटी सी लाइफ साइकिल थी। इसमें कुछ लोगों का मानना है कि मियोटिक डिवीजन भी कभी होता है और क्या है, लेकिन वो अभी प्रूव नहीं है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं रिपोर्टेड है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज बाय मीन्स ऑफ शॉर्ट सेगमेंट्स एज वेल एज स्पोर्स। So this is all about the life cycle of nostoc. Thank you for watching.